डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कांग्रेस का सरकार पर जोरदार हमला, कहा विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को दी जानकारी। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने कहा, सेना पर सवाल उठाने की कांग्रेस की पुरानी आदत। They asked for proof and evidence and questioned the surgical strike. कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाई सख्ती। एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश। One of the IPS is a senior IPS who is at least who is IG level. रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति प्रस्ताव को लेकर आज होगी पुतिन और ट्रंप की बातचीत। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर पर कई जवानों ने कहा, पहले गोली उन्होंने चलाई, धमाका हमने किया। एएनआई से बातचीत में बोले, पाकिस्तान इसे दशकों तक रखेगा याद, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। कांग्रेस ने भाजपा को कहा सिंदूर का सौदागर। एयर स्ट्राइक से पहले पाक को अलर्ट करने को कहा पाप। पवन खेड़ा बोले, देश से गद्दारी नामंजूर। केंद्र ने कहा आरोप सरासर गलत। पाकिस्तान ने दी सफाई, कहा भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल की शाहीन मिसाइल, भारत के दावे को झूठा बताया। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। जांच के लिए बनी एसआईटी। माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक। और सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर लगाए नए प्रतिबंध। भारत के कपड़ा उद्योग को होगा फायदा, बांग्लादेश का घटेगा व्यापार, हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकी ठिकानों के खात्मे के बावजूद अचानक सीजफायर की घोषणा पर भी सवाल पूछे और सबसे गंभीर आरोप तो विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लगाए कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को क्यों दे दी, जबकि इस मामले में सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लेने की भी कोशिश नहीं की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल किया है कि पाकिस्तान को हमले की पहले जानकारी देने की वजह से हमें अपने कितने एयरक्राफ्ट खोने पड़े हैं, ये बताया जाए। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को लेकर पहले ही सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दी गई थी। लेकिन सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई और गंभीर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इधर पहलगाम में आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों को मार डाला और दूसरी ओर सरकार सौदेबाजी कर रही थी। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि आखिर इतनी गोपनीय जानकारी उसी दुश्मन को कैसे दे दी गई जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए सीपीआई नेता डी राजा भी कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद ऐसे कई सवाल खड़े हुए जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए और इसीलिए सरकार से विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी has asked this question. There are several critical questions to be answered by मिस्टर मोदी। पवन खेड़ा ने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी इसी तरह की जानकारी पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरानों को दी थी, जिसका भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।
वहीं बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आरोपों को एक बार फिर सेना की बहादुरी पर सवाल उठाने और सबूत मांगने के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले के बाद अब कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाने लगी है। It is unfortunate and very regrettable that the Congress Party and its दरअसल विदेश मंत्री के बयान को लेकर 17 मई को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था। विदेश मंत्रालय का कहना था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण के दौरान चेतावनी दी गई थी, न कि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले बताया गया था। लेकिन जिस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसमें विदेश मंत्री ये बात कहते हुए साफ दिख रहे हैं कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दी थी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अनुषिता। तो ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बढ़ रहा है विवाद, सरकार से पूछे जा रहे हैं तमाम सवाल, और दूसरी ओर इस घटना के बाद मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार मध्यस्थता की बात दोहरा रहे हैं और भारत पाकिस्तान को एक जैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, विदेश नीति तो बिल्कुल विफल हो चुका है। विदेश नीति सिर्फ विश्व गुरु का ढंढोरा पीटने से विदेश नीति नहीं बनता। विदेश नीति में एक निरंतरता था पिछले 60-70 सालों में, जिस निरंतरता को मोदी सरकार ने तोड़ा है, और अंदरूनी राजनीति विदेश नीति का एक स्तंभ बन गया है। अंदर की राजनीति, घरेलू राजनीति एक विदेश नीति का स्तंभ बन चुका है। प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, साउथ कोरिया में, चीन में, कतर में, लंदन में, अमेरिका में, जहां कहीं गए 11 साल में कांग्रेस का बदनाम किया। कभी नहीं हुआ करता था, कभी नहीं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन की यूरोपीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजय शाह के बयानों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। पूरी जानकारी के साथ है आंचल। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट इस उम्मीद से गए थे कि शायद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सख्ती को सुप्रीम कोर्ट कुछ नरम कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो और सख्त दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए उनके बयानों की जांच के लिए तत्काल एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की जांच एक एसआईटी करेगी, जिसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि एसआईटी में शामिल अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होने चाहिए और साथ ही इन अधिकारियों में एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में वकील वरुण कुमार ने बताया, सुप्रीम कोर्ट पास a historical order today and constituted the SIT regarding the Vijay Shah matter. In SIT 3 IPS level. कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि वो कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और ये रोक इस शर्त पर है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दर्ज की गई थी। विजय शाह ने कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, जिसके खिलाफ देश भर में काफी गुस्सा था। बीजेपी ने विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं कोर्ट के इस आदेश का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता अजय राय कहते हैं, देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो एक महत्वपूर्ण चीज है पूरे देश के लिए, कि जिस तरीके से सेना में खास करके महिलाएं आगे आकर देश सेवा के लिए कार्य कर रही हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो हमारी वीरांगना हमारी कर्नल सोफिया के लिए बोला, इससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश मर्माहत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं
और निश्चित तौर से ऐसे मंत्री के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर की सूचना देने वाली सेना के अधिकारियों के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी के खिलाफ भी याचिका दायर की गई, जिस पर कल सुनवाई होगी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बातचीत करेंगे। ये ऐलान ऐसे समय पर आया है जब यूरोपीय देशों ने रूस से तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे भीषण संघर्ष शुरू हुआ। इस युद्ध में अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस खूनी युद्ध को रोकना, जो हर हफ्ते हजारों जानें ले रहा है, हमारी बातचीत का मुख्य विषय होगा। उम्मीद है आज एक उपयोगी दिन होगा और युद्ध विराम की शुरुआत होगी। ये युद्ध कभी शुरू नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति दूत के रूप में याद किए जाने की भी इच्छा जाहिर की है और कई बार इस युद्ध को अमेरिका और रूस के बीच प्रॉक्सी वार कहा है। ट्रंप का कहना है कि जब तक वो और पुतिन आमने सामने नहीं मिलते तब तक शांति की दिशा में ठोस प्रगति मुश्किल है। और इस बीच गजा से भी बड़ी खबर है, जहां इस्राएली सेना ने खान यूनिस, बानी सुहेला और अबासन में रह रहे फलस्तीनियों को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस IDF के प्रवक्ता अविचाय अड्राई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि IDF इस क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों की ताकत को खत्म करने के लिए इसराइल एक बड़ा हमला शुरू करेगा। अड्राई ने कहा कि खान यूनिस को अब खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाएगा। इससे पहले इस्राएली सेना ने कहा था कि उसने गजा में व्यापक जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। इसराइल का यह भी कहना है कि वो गजा में जरूरी मात्रा में भोजन जाने की मंजूरी देगा ताकि 10 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद वहां भुखमरी का संकट न पैदा हो। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में बढ़े तनाव ने क्रिकेट की दुनिया में भी हलचल मचा दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने एक सनसनीखेज फैसला लेते हुए आगामी एशिया कप से हटने का ऐलान किया है। ये टूर्नामेंट सितंबर 2025 में भारत में होने वाला था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेने वाली थी। इसके अलावा जून में श्रीलंका में होने वाले महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप से भी भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC को अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है। इस कदम को पाकिस्तान क्रिकेट को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल ACC का नेतृत्व इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। BCCI के एक सूत्र ने कहा कि भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती जिसका आयोजन ACC कर रही हो और जिसका प्रमुख पाकिस्तान का एक मंत्री हो। ये फैसला देश की भावनाओं के साथ है। हमने ACC को मौखिक रूप से महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप से हटने की सूचना दे दी है और भविष्य में उनके आयोजनों में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया है। ये फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इसके बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। BCCI का कहना है कि वो भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और ये कदम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर उठाया गया है। BCCI के इस फैसले ने एशिया कप के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है और इसे T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए अहम माना जा रहा था, लेकिन अब टूर्नामेंट के आयोजन पर ही संकट मंडरा रहा है। BCCI को भरोसा है कि भारत के बिना एशिया कप का आयोजन मुमकिन नहीं होगा। कारण साफ है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ज्यादातर प्रायोजक भारत से हैं और भारत पाकिस्तान मैच की गैर मौजूदगी में ब्रॉडकास्टर्स की दिलचस्पी भी कम हो जाएगी। ये मैच क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला होता है, जो भारी मुनाफा कमा कर देता है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान तनाव का असर क्रिकेट पर पड़ चुका है। 2023 में एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारत ने वहां यात्रा करने से इनकार कर दिया। तब हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, जिसमें भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए। इस बार BCCI ने और सख्त रुख अपनाया है, जिससे टूर्नामेंट रद्द होने की आशंका बढ़ गई है।
बीसीसीआई का ये कदम न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा संदेश देता है। अब सारी निगाहें एसीसी की अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस मसले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। क्या एशिया कप बिना भारत के होगा या फिर इसे टाला जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। रंगमंच और फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ साहित्य में हम योगदान देने वाले गिरीश कर्नाड के नाटक आपने ज़रूर देखे होंगे। तुगलक और रक्त कल्याण जैसे उनके चर्चित नाटक लगभग सभी निर्देशकों की पहली पसंद रहे हैं। जीवन के आखिरी दिनों तक गिरीश कर्नाड खराब सेहत के बावजूद सक्रिय रहे। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। रंगमंच की बारीकियां और समाज से इसके रिश्ते को गहराई से समझने वाले गिरीश कर्नाड बेशक आज न हों, लेकिन उनके लिखे तमाम नाटक भारतीय रंगमंच के लिए एक धरोहर की तरह हैं। फिल्मों में उनके अभिनय या किरदारों को जीने के उनके अंदाज ने दर्शकों के दिलो दिमाग में उनकी एक अलग छवि बनाई। और सबसे अहम बात ये कि वैचारिक तौर पर गिरीश कर्नाड बेहद समृद्ध और जनवादी धारा की शख्सियत थे। आपने उनकी तमाम फिल्में देखी होंगी, मंथन, निशांत, स्वामी से लेकर एक था टाइगर तक। फिल्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, कन्नड़ भी और हिंदी भी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हुए उनके नाटक, चाहे तुगलक हो या रक्त कल्याण या फिर अग्नि और बरखा। देश के लगभग हर छोटे बड़े निर्देशकों ने गिरीश कर्नाड के नाटकों का मंचन ज़रूर किया है या करने की चाहत रखते हैं। 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के माथेरान में गिरीश कर्नाड का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका लगाव नाटकों की ओर था और अपने स्कूली जीवन में ही उन्होंने खुद को थिएटर से जोड़ लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहे, शिकागो में प्रोफेसर हो गए, लेकिन भारत लौटने के बाद पूरी तरह रंगमंच, फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में खुद को स्थापित कर लिया। कई फिल्मों का निर्माण किया और पटकथा लिखने में महारत हासिल की। अपने बारे में गिरीश कर्नाड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में मुझे स्केचेस बनाने का काफ़ी शौक था। मैं जाने माने लोगों के स्केच बनाता था और फिर वो स्केच उनके ही पास भेजता था। इस तरह उन लोगों से मैं ऑटोग्राफ भी मांगा करता था। लेकिन जब मैं 17 साल का था तब मैंने आयरिश लेखक सीन ओ कैसी की स्केच बनाकर उन्हें भेजा। जवाब में उन्होंने एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि मैं यह सब करके अपना वक्त ज़ाया न करूं, बल्कि कुछ ऐसा करूं जिससे एक दिन लोग मेरा ऑटोग्राफ मांगें। इसके बाद से मैंने ऐसा करना बंद कर दिया और खुद को निखारने पर ध्यान देने लगा। लगभग 4 दशकों तक गिरीश कर्नाड नाटक के क्षेत्र में रचनात्मक रूप से सक्रिय रहे। उनके नाटकों को इब्राहिम अलकाजी, वीवी कारंत, अलेख पद्मसी, अरविंद गौड़, सत्येंद्र दुबे, विजय मेहता, श्यामानंद जालान और अमाल अल्लाना जैसे थिएटर और रंगमंच की जानी मानी शख्सियतों ने निर्देशित किया है। गिरीश कर्नाड ने अभिनेता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर के रूप में भारतीय सिनेमा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक प्रतिष्ठा दिलाई है। मालगुडी डेज जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया और विज्ञान से जुड़ा चर्चित कार्यक्रम पेश किया टर्निंग पॉइंट। गिरीश कर्नाड संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय रंगमंच को उन्होंने नई ऊंचाई दी। उनकी सृजनशीलता के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपने सिने कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म की पटकथा भी उन्होंने खुद ही लिखी थी। इस फिल्म को भी कई पुरस्कार मिले। जाहिर है भारतीय रंगमंच गिरीश कर्नाड के योगदान को कभी भूल नहीं सकता। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।